नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत रुद्रप्रयाग से। बड़ी खबर, जहां पर एक बेकाबू गाड़ी 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई गई है। सड़क हादसा आज सुबह हुआ, जब एक ऑल्टो कार चोपड़ा से डुंगरी जा रही थी। तभी डुंगरी के पास कार बेकाबू होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं आपदा प्रबंधन की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को खाई से बाहर निकाला है, अस्पताल में भर्ती कराया है। चोपड़ा डुंगरी सड़क पर डुंगरी गांव के पास यह हादसा हुआ। गाड़ी में एक ही परिवार के लोग सवार बताए जा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से चोपड़ा डुंगरी के पास 200 मीटर गहरी खाई में बेकाबू गाड़ी गिरी। गहरी खाई में गिरने से जो उसमें सवार जो लोग थे, उसमें से 2 की मौत हो गई है। सड़क हादसे में 2 की मौत के बाद इन सभी लोगों का वहां से रेस्क्यू किया गया। वहां से जो 4 लोग घायल थे, उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर एक की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए संदीप इस वक्त हमारे साथ। तो सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है और अभी फिलहाल इनका रेस्क्यू कर लिया गया है। बात करते हैं पिथौरागढ़ की, जहां के मतकोट क्षेत्र में भारी बारिश के कारण खतरा बढ़ गया। यहां पर मंदाकिनी नदी पूरे उफान पर है। वहीं नदी के उफान से कई सुरक्षा दीवार टूट गई है। यही नहीं, नदी के तेज बहाव और बारिश की वजह से पुल को भी खतरा पैदा हो गया है। पुल के बेसमेंट में लगातार कटाव की स्थिति है। इस इलाके में कई घरों में पानी भी घुस गया है। वहीं लैंडस्लाइड होने के कारण जौलजीबी मोनसियारी रोड भी बंद है। यही रोड मतकोट क्षेत्र को जोड़ती है। नदी का जल स्तर है वो अभी बहुत 48 घंटे से बारिश होने के कारण काफ़ी बढ़ गया है। और जो मतकोट के देवीनगर और भौड़ाबगर का क्षेत्र है, वो लगभग खतरे की जिद में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे तमाम सुरक्षा वाल जो तटबंधे बनाए गए थे, विभाग के द्वारा बनाए गए थे पूर्व में, जो एक भौड़ाबगर और देवीनगर को बचाने के लिए का काम करती थी, आज वो सभी सुरक्षा तटबंधे यहाँ बह गए हैं। और उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। आज पूरे राज्य में बारिश का अलर्ट है। 2 जिले पिथौरागढ़ बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि भारी बारिश इन दोनों जिलों में हो सकती है, जबकि अन्य 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। यहां पर भी बारिश हो सकती है। वहीं प्रशासन को चौकन्ना कर दिया गया है। तो कई जगह बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। पिथौरागढ़ बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट है, बाकी सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ जो तमाम अधिकारी हैं, उनको भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। और मसूरी देहरादून सड़क गगोली के पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन होने से वहां जो मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं देहरादून मसूरी मुख्य सड़क का करीब 15 मीटर का हिस्सा भी प्रभावित हुआ है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में काफी दिक्कत आ रही है। वहीं पीडब्ल्यूडी का कहना है कि सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। और रामनगर की पुछड़ी में वन भूमि को स्टाम्प पेपर में बेचने के मामले में सीएम पुष्कर धामी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम पुष्कर धामी ने पूरे मामले की एसआईटी जांच के अब आदेश दिए। देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सचिवालय में शाम को 4 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है, जिसमें विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख तय की जा सकती है। वहीं कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव भी आ सकते हैं। धर्मस्व और तीर्थाटन परिषद के गठन का प्रस्ताव आ सकता है। इसके साथ ही अस्पताल में यूजर चार्ज कम करने पर भी फैसला हो सकता है। तो कैबिनेट की बैठक आज सचिवालय में होनी है। उसकी तारीख विधानसभा सत्र को लेकर तारीख होनी है। और इस कैबिनेट की बैठक में ये भी एजेंडा सेट होगा कि क्या कुछ मुद्दे इसमें उठाए जा सकते हैं। तो देहरादून सचिवालय में शाम को 4 बजे ये बैठक रखी गई है। विधानसभा सत्र की तारीखों का ऐलान इसके बाद हो सकता है। और 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। वहीं इस बार कांवड़ पटरी और मैंगलोर
बाईपास से रूट चलेगा। रुड़की शहर में कावड़ के दौरान बड़ी गाड़ियां और ई रिक्शे प्रतिबंध लग सकता है। एसएसपी का कहना है कि कावड़ मेले को लेकर सभी तैयारी पूरी हो गई है। ट्रैफिक रूट के सभी मुख्य पॉइंट को चिन्हित किया गया है और उन पर साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। को लेके हरिद्वार पुलिस की समस्त तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। इस संबंध में समस्त मेला क्षेत्र को 14 सुपर जोन में, जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं, साथ में करीब 30 से ऊपर जोन इसमें बताए गए हैं, जिसमें डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं और करीब 131 सेक्टरों में इसे विभाजित किया गया है। संपूर्ण मेले क्षेत्र में अलग अलग जगहों में जो प्रभारी अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जा चुकी है। और कावड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होने जा रही है। वहीं पर रामझूला पुल की हालत बेहद खराब होने की वजह से सीमित संख्या में ही पुल से आवाजाही हो रही है, लेकिन कावड़ यात्रा के दौरान भारी संख्या में शिव भक्त नीलकंठ आते हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि पुल के पास पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे ताकि रामझूला से ज्यादा भीड़ न जमा हो पाए। तो ये भी ताकीद की गई है कि रामझूला की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर भीड़ ज्यादा आती है तो फिर एक साथ कहीं ऐसा ना हो कि रामझूला पर भीड़ चढ़ जाए। इसके लिए प्रशासन का कहना है कि वहां पर पुलिस बल तैनात रहेगा और एक समय में जितनी जरूरत है उतने ही लोगों को वहां से गुजरने की इजाजत मिलेगी। सेतु का निर्माण थोड़ा अभी डिले चल रहा है, उस पर तो कार्रवाई पीडब्ल्यूडी कर रहे हैं, लेकिन जो रूट रहेगा रामझूला और जानवी सेतु से मिला के हम कार्रवाई करेंगे और रामझूला में भी क्राउड बिल्ड ना हो इसके बारे में भी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाएगी। और शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद पर विवादित बयान देकर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष सवालों में घिर गए हैं। वहीं पर सवाल हिंदुत्व को लेकर बीजेपी की सोच पर भी उठ रहे हैं। कांग्रेस ने शंकराचार्य के बयान को अपमान बताते हुए माफी की मांग की है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ सोना चोरी का मुद्दा उठाया तो आरोपों को गलत बताने की बात बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कही। पर मसला सिर्फ इतना भर नहीं है। अजेंद्र अजय ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर ही सवाल उठा दिया और कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है या नहीं, इस बहस में वो पढ़ना नहीं चाहते। बीजेपी नेता अजेंद्र अजय ने तो यहां तक कह दिया कि शंकराचार्य नेताओं से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कांग्रेस का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक संत के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का मैं बेहद सम्मान करता हूं और वो शंकराचार्य हैं अथवा नहीं है इस बहस में मैं भी नहीं पढ़ना चाहूंगा, किंतु इतना मैं बताना चाहूंगा कि संत होने के बावजूद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रिकॉर्ड संख्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखेंगे, इतना तो कोई राजनेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। मामला सोना शिव सनातन शंकराचार्य से जुड़ा तो सियासत ने जोर पकड़ लिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि शंकराचार्यों के मामलों में ऐसी बातें अपमानजनक हैं। तो अजेंद्र अजय ने फिर कहा कि संत का सम्मान है पर किसी एजेंट का नहीं जो उत्तराखंड को बदनाम कर रहा है। दर्द तो वहीं जहां दिल होगा वहीं तो दर्द भी होगा, तो स्वाभाविक तौर पर जो है शंकराचार्य जी उसमें कुछ कहेंगे। यदि उन्होंने जो कुछ कहा है वो भाजपा को या भाजपा के किसी व्यक्ति को नापसंद है तो ये बड़ा सरल सा मामला है कि उनको कांग्रेस का एजेंट बता दो। हम जो भी साधु संत हैं उनका बहुत सम्मान करते हैं और जो भगवा है उसका हमारा सम्मान, उसका सम्मान करना हमारी संस्कृति की परंपरा है। अगर कोई संत की गरिमा से हट करके किसी पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य करेगा तो स्वाभाविक रूप से उसपे प्रतिक्रियाएं आएंगी ही। संतों को संत की तरह ही उनकी जो प्रवृत्ति है, जो उनकी मर्यादाएं हैं, उस मर्यादा के तहत में रहना चाहिए। बद्री केदार मंदिर समिति और बीजेपी सोना चोरी में अब शंकराचार्य से सबूत मांग रही है, लेकिन शंकराचार्य को कांग्रेस का एजेंट बताने को कांग्रेस धर्म का अपमान बता रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और विकासनगर से खबर लेते हैं, जहां पर वन विभाग की सहसपुर रेंज में तैनात रेंजर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रैक्टर चलाने वाले ने रेंजर पर 10,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। वीडियो में अधिकारी की टेबल पर रुपए भी दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
और उत्तराखंड में भी अब होगी डाइटम टेस्ट के साथ साइबर से जुड़े अपराधों की जांचें, जिसके लिए उत्तराखंड फॉरेंसिक साइंस लैब को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस को किसी जांच के लिए दूसरे राज्यों में भटकना ना पड़े। देखिए जरा ये रिपोर्ट। कुछ समय पहले गंग नहर में एक शख्स का शव पुलिस को मिला था, जिसे पुलिस ने सुसाइड या एक्सीडेंट बताया था। लेकिन परिजनों की शिकायत पर जब बिसरा चंडीगढ़ भेजा गया तो करीब 6 महीने के बाद पता चला कि ये सुसाइड नहीं, हत्या से जुड़ा मामला है। इस पूरे मामले को करीब 6 महीने ये पता करने में लग गए कि ये मामला हत्या से जुड़ा है। उत्तराखंड के फॉरेंसिक लैब में डाइटम टेस्ट की सुविधा नहीं है। डाइटम वो टेस्ट होता है जिससे ये पता लगाया जा सके कि मौत पानी में डूबने से हुई है या किसी और कारण से हुई है। इस टेस्ट के लिए चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब के भरोसे ही रहना पड़ता है। इसी वजह से कई अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने में वक्त लग जाता है। इसके लिए अब पुलिस देहरादून की फॉरेंसिक लैब को मजबूत करने जा रही है, जिसमें पुलिस साइबर से जुड़े अपराधों की भी जांच कर सकेगी। कंप्यूटर फॉरेंसिक, मोबाइल फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक और डाइटम टेस्ट जांचों की रिपोर्ट समय पर पुलिस को मिलेगी, जिससे अदालतों में अटके मामले भी जल्द सुलझ पाएंगे। इसको भी हम लोग आधुनिकीकरण कर रहे हैं। फॉरेंसिक लैब को जो है इसको भी हमने पूरा नया प्रपोजल जो है इसमें दिया जा रहा है। नई बिल्डिंग्स, नई जगह पे भी इसको शिफ्ट करने पे विचार किया जा रहा है। फॉरेंसिक हमारी पूरी जो यूनिट को, इसमें हमने प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसमें एक्स्ट्रा जो है हमारे को अपॉइंटमेंट्स करनी पड़ेगी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की, तो इसके लिए प्रस्ताव शासन को जो है मैन पावर्स के लिए वो गया। प्रदेश की फॉरेंसिक साइंस लैब आने वाले कुछ दिनों में पूर्ण रूप से सशक्त हो जाएगी, जिससे अन्य राज्यों की तरफ का रुख नहीं करना होगा। वहीं नए कानूनों में भी 7 साल से ऊपर के अपराधों में फॉरेंसिक जांच टीम का मौके पर जाना अनिवार्य है। इससे आने वाले समय में पुलिस को काफी मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्राथमिक शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए हुई काउंसलिंग में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया। उत्तरकाशी में शिक्षकों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर काउंसलिंग को निरस्त करने की मांग की है। तो ट्रांसफर के लिए लगातार काउंसलिंग और कई टीचरों ने काउंसलिंग पर ही अब सवाल खड़े कर दिए हैं। स्टैंडर्ड एक्ट में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारूप द्वारा उनको बिना बताए सारे अध्यापकों स्टैंडर्ड एक्ट में आ गए हैं। और उसमें क्या है कि जनपद के समस्त अधिकांश जो राजकीय आदर्श विद्यालय है उनका ट्रांसफर, उनके टीचरों का ट्रांसफर होने के कारण वो विद्यालय अध्यापक विहीन हो गए। हमने जो पहले चरण में जो उन्होंने ट्रांसफर की शुभम से दुर्गम की शिकायत की थी, हम अपनी स्कूल वेबसाइट में जारी करते हैं, स्कूल की एजुकेशन स्कूल की वेबसाइट में। उसमें से जो हटाए गए लोग हैं वो लोग थे जो कि पहले औपबंधिक शिक्षा मित्र थे और उसके बाद जो है पूर्णकालिक शिक्षक बने। इन्होंने क्या किया था, उसमें पहले औपबंधिक शिक्षा मित्रों की सेवा को जोड़ दिया था उसमें। पौड़ी जिले में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पाबी और राजकीय अटल आदर्श इंटर कॉलेज पाबी का एकीकरण किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने दोनों स्कूलों के एकीकरण का विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में इस बार बोर्ड रिजल्ट 100% रहा, जबकि जिस विद्यालय में एकीकरण होना है उसका बोर्ड रिजल्ट इस बार बहुत खराब रहा। ऐसे में वो नहीं चाहते कि छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सके। इसके साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि दोनों स्कूल का एकीकरण हुआ तो वो शिक्षा विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग नहीं चाहते कि ये स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सुविधाएं हैं बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं हैं, क्योंकि यहाँ से दूर दूर के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। ताल से हैं, ये रुतकोटी से, पटोटी से कई बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और हम नहीं चाहते कि ये स्कूल पावो जाए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये स्कूल वहाँ पे जाए, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पे इंटर कॉलेज के बच्चों में बहुत वो हो रखे हैं, पढ़ाई में भी लापरवाही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। वहाँ के बच्चे सब फेल हो रखे हैं, 2 बच्चे पास हो रखे हैं। हमारे यहाँ पे स्कूल भी ठीक है। हम इस संबंध में एकीकरण का जो मैटर अभी आप मेरे नॉलेज में ला रहे हैं कि वहाँ पर इस संबंध में जनता में किसी किस्म का विरोध जैसी स्थितियाँ हैं, और तो इसमें एसडीएम और बीओ के लेवल से रिपोर्ट्स मंगवाने के बाद में जो भी फैक्चुअल रिपोर्ट जो आती है उसके बेसिस पे फर्दर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड बीजेपी में संगठन के चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और कयासबाजी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में बीजेपी का नया अध्यक्ष आखिर कौन होगा?
बीजेपी में हर 3 साल में संगठन के चुनाव होते हैं। इसी के तहत अगस्त से बीजेपी सदस्यता अभियान शुरू करने वाली है। सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के बाद बूथ, मंडल और जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा और माना जा रहा है कि नवंबर तक प्रदेश अध्यक्ष का चयन कर लिया जाएगा। बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा में जा चुके हैं, लिहाजा अब अगला अध्यक्ष कौन होगा, पार्टी के अंदर इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। बूथ अध्यक्ष के बाद मंडल अध्यक्ष के बाद जिलाध्यक्षों का चुनाव होगा, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो संभावना ये है कि नवंबर अंत तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाएगा। पार्टी हलकों में इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि महेंद्र भट्ट को ही पार्टी नेतृत्व कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसकी चर्चाएं तेज हैं। फिलहाल पार्टी गलियारों में 4 नामों की चर्चा हो रही है। दायित्वधारी ज्योति प्रसाद गैरोला, पार्टी महामंत्री आदित्य कोठारी, धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली और राजपुर से विधायक खजान दास का नाम चर्चाओं में है। जब चुनाव होगा, उस चुनाव के दौरान जो भी प्रश्न निर्माण होगी, उसके आधार पर तय होता है। इस पार्टी में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कार्यकर्ताओं के विवेक पर से चलता है और पार्टी जब संगठन चुनाव की दिशा आगे बढ़ती है तो जो भी होगा बीजेपी का अध्यक्ष होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुमाऊं से होने के कारण ये तो तय है कि अध्यक्ष बदला गया तो नया चेहरा गढ़वाल से ही होगा और वो भी ब्राह्मण फेस। लेकिन बदली परिस्थिति में पार्टी दलित चेहरे के रूप में खजान दास पर भी दांव लगा सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और बागेश्वर में आए दिन जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता ही चला जा रहा है। जोल कांडे में जंगली सूअरों का एक झुंड गांव के पास घूमता हुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों का कहना है कि झुंड में आकर जंगली सूअर खेतों में फसलें बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही कुछ ग्रामीणों पर हमला भी कर रहे हैं। ग्रामीण वन विभाग से अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। और पड़ोसी मुल्क नेपाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। प्रचंड की जगह केपी शर्मा ओली एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। ओली को चीन समर्थक तो माना ही जाता है, साथ ही उनकी इमेज भारत विरोधी भी है। ओली के बीते कार्यकाल में पिथौरागढ़ के कई इलाकों को लेकर सीमा विवाद हुआ और ये गहराता चला गया। ऐसे में एक बार फिर से विवाद के बढ़ने की अब आशंका बन गई है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जहां चीन के इशारों पर नाचने के लिए जाने जाते हैं, वहीं ओली ने भारत विरोध के नाम पर जमकर उग्र राष्ट्रवाद की सियासत भी की है। ओली का भारत विरोधी चेहरा तब खुलकर सामने आया जब बीआरओ ने चीन की दहलीज तक लिपुलेख रोड बना डाली। साल 2020 में लिपुलेख रोड का उद्घाटन होने के साथ ही नेपाल ने चीन के इशारों पर जमकर बखेड़ा किया था। नेपाल ने लिपुलेख रोड बनने पर तो नाराजगी जताई थी, साथ ही साथ रोड के इलाकों को भी अपना करार दे दिया। चीन समर्थक ओली की सरकार यही नहीं रुकी। नेपाल ने पिथौरागढ़ के 3 बॉर्डर गांवों को अपने नक्शे तक में शामिल कर डाला। नेपाल का मानना है कि जो महाकाली नदी का उद्गम स्थल है नेपाल भारत के बीच में, जो सीमा नदी के रूप में है, उसका उद्गम स्थल लिम्पियादुरा है और उससे इस तरफ के जो 3 गांव है कुटी नाबी गुंजी, ये नेपाल का हिस्सा है। ये लंबे समय से नेपाल दावा करता रहा है और पिछले संसद में सार्वभौम संसद ने, पूरी संसद ने इसको पास किया। नेपाल का दावा है कि बॉर्डर पर बसे गुंजी, नाबी और कुटी गांव उसके हैं। इस दावे को पुख्ता करने के लिए नेपाल की संसद ने वहां नए राजनीतिक नक्शे को पारित किया और वहीं नेपाली नोटों पर इन गांवों को भी दिखा दिया। और यही नहीं, सीमा विवाद के जरिए उग्र राष्ट्रवाद की राह पर चले ओली ने बॉर्डर के इलाकों में तनाव भी पैदा किया था। नेपाल में ओली की सियासत वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
संजय शर्मा ने प्रोजेक्ट वन ट्री की मुहिम के लिए न्यूज 18 को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पेड़ काटे गए और प्रकृति को नुकसान पहुंचा है, पौधे लगाकर इस नुकसान को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण काफी शुद्ध होगा और ग्लोबल वार्मिंग से निजात भी मिलेगी। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से पेड़ों को कटाई हुई है, अवैध माने या कटाई हुई है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का काम हम लोगों ने जो किया है, उस छेड़छाड़ को खत्म करने का काम पौधा लगा के हम कर सकते हैं। और प्रकृति को पुनः प्रकृति के रूप में लाने का काम यदि हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण में शुद्धि आएगी। और जो गर्मी के ग्रस्त को हमने झेला, टेम्परेचर जो हमारा बढ़ा, उससे हमको निजात मिलेगा। तो न्यूज़ 18 ने जो मुहिम ली है पौधा लगाने की, और विशेष रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया है देश की जनता से, एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं।